अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम करने वाले हैं 16 अक्टूबर 2023 के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। एंड फर्स्ट आर्टिकल विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस इज़ वॉर क्लाउड्स ऑन टू फ्रंट्स, इजराइल इज अब्रोड आर रशिंग होम टू डिफेंड देयर नेशन। तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो इसराइल के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, अपनी कंट्री में नहीं है, लेकिन वो वॉलंटियर कर रहे हैं। वॉलंटियर करने के साथ साथ वो अपने घरों से बाहर निकल के वापस इसराइल में आ रहे हैं ताकि वो आर्मी को सर्व कर सकें। अब इस आर्टिकल में बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ कंट्रीज़ अभी भी वर्ल्ड में ऐसी हैं जिसमें जो आर्मी सर्विस होती है वो कंपलसरी होती है। यानी कि अगर आप आर्मी में आपकी एज 18+ हो गई है, इन केस ऑफ साउथ कोरिया या फिर इसराइल की हम बात कर रहे हैं, या फिर और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आपको 18 से प्लस होने के बाद और 35 ऑफ योर एज आपको कंपलसरी है कि आप जाके आर्मी में सर्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपको कंपलसरली आर्मी में सर्व करना होता है। उसके बाद भी अगर आप वो करने के बाद भी अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं देश को छोड़कर, तो भी आपको कॉल ऑफ ड्यूटी के ऊपर एक स्टेटमेंट ये बोली जाती है कि ज़रूरत में आप वापस आएंगे। ऐसे ही कुछ लोगों के पास जो इसराइल की जिन्होंने सर्व किया था, बाहर गए हुए थे, अलग जगहों पे रहते थे, ब्राज़ील में, जापान में, उन लोगों के पास उनकी जो यूनिट होती थी वहाँ से फ़ोन गया और वो लोग वापस सर्व करने के लिए इसराइल के अंदर जा रहे हैं। तो ये था फर्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल, आप लोग बताइएगा इस आर्टिकल से कि क्या ये कंपलसरी वाली जो चीज़ है आर्मी के अंदर होना, वो इंडिया के अंदर है या नहीं है, और क्या इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कोई सुन रहा है तो बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट लुक्स एट आईटी रूल्स टू मेक व्हाट्सएप डिस्क्लोज सोर्स आईडी। तो गवर्नमेंट जो है वो 2024 का हमें पता है इलेक्शन जो है लोकसभा का वह होने वाला है, और उसी से पहले अभी गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को ये बोला है कि वो अपनी डिटेल्स को शेयर करे। किस चीज़ की डिटेल को शेयर करे कि पहला जो मैसेज आता है, हमें पता है कि व्हाट्सएप के पास एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होता है, यानी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो व्हाट्सएप या खुद कंपनी भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, कोई और तो उसको क्या देखेगा या क्या सेव करेगा। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो आईटी रूल्स 2021 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का फुल फॉर्म जो होता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो 2021 है उसके आधार पे, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी डीप फेक या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, तो हमें उसको कब करना है, ख़त्म करना है। इसीलिए जो भी इंसान कोई मैसेज लिखता है, यानी जो पहला इंसान होता है किसी मैसेज को लिखने वाला या ओरिजिनेट करने वाला, उसको जन्म देने वाला, उस इंसान की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग अभी इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। हालांकि इसके ऊपर डिबेट है। व्हाट्सएप बोलता है कि ये तो आप एक लोगों का प्राइवेसी उससे छीन रहे हैं, हम इस प्राइवेसी जो इंक्रोचमेंट है प्राइवेसी का, उसमें साथ नहीं देना चाहते हैं, और कोई भी और कंट्रीज़ ऐसा नहीं करते, यूएसए या यूकेज़ वगैरह के अंदर। बट इंडिया के पॉलिटिशियंस का कहना है, या इंडिया के जो आईटी मिनिस्टर हैं उनका बोलना है कि देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इंडिया के आईटी मिनिस्टर का नाम है राजीव चंद्रशेखर। वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होती है। लोग पॉलिटिशियंस के डीप फेक के जरूर गलत वीडियोस बना देते हैं। तो डीप फेक क्या होता है? डीप फेक होता है कि आप किसी के चेहरे को बदल देते हो, या आप किसी की आवाज़ को बदल देते हो, आप किसी के हाथ पैरों को किसी और के किसी के चेहरे को किसी और इंसान के शरीर पर लगा देते हो, और वहाँ से गलत यानी कि झूठी वीडियोस प्रोड्यूस कर देते हो, जिसको एआई के अलावा शायद कोई और इंसान ना पहचान पाए कि ये वीडियो सच है या झूठ है। तो इसीलिए हम लोगों को ट्रेसेबिलिटी का प्रोविज़न है वो चाहिए। और इसके अलावा जो भी ओरिजिनेटर होगा, अगर हमें पता चलता है कि ठीक है इस इंसान ने इस मैसेज का जन्म दिया है, हम उसको नोटिस भेजेंगे। तो ये गवर्नमेंट का बोलना है। नेक्स्ट, we need more doctors, but scaling up medical education raises issues of feasibility and क्वालिटी। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो लिखा है खुशबू बलानी, संध्या वेंकटेश्वरन एंड अमृता अग्रवाल जी ने। तो ये बोलते हैं कि डिमांड है ना जो इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इंडिया क्योंकि हमें भी पता है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, तो यहाँ पे जो डिमांड है डॉक्टर्स की वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। लेकिन जब सप्लाई की बात करते हैं कि मेडिकल एजुकेशन की सप्लाई की है, वो सप्लाई में सीट्स में हमें देखता है कि वो बहुत कम है, वो मैच नहीं कर रही है। कि डिमांड है हमें 100 डॉक्टर्स की, लेकिन सप्लाई में हमें वापस मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 23 डॉक्टर। तो ये चीज़ है, ये गैप जो है ये बराबर नहीं है कि अगर 100 की डिमांड है तो 100 नहीं मिल पा रहा है। तो दिस इज़
ये गैप जो होना चाहिए इक्वल, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई के अंदर। तो ये हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। अगर हम कुछ डेटा देखते हैं इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो कंट्री जो है वो बहुत ही रैपिड स्ट्राइड्स कर रही है मेडिकल कॉलेजेस की, और सीट्स के ऊपर देखने को मिल रहा है कि हम बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं सीट्स को। हमने ये भी देखा है कि 2010 से लेकर 2011 तक यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन की जो सीट्स थी वो लगभग अभी 3 गुना ज़्यादा हो गई हैं, 3 गुना उनको बढ़ा दिया गया है। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं तो वो सीट्स भी लगभग डबल हो गई हैं, दुगनी हो गई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब हम 2021 का कोई मेडिकल ग्रेजुएट्स का डाटा निकालते हैं लाख पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि 1 लाख के, मान लीजिए कि 1 लाख पॉपुलेशन है इंडिया की और उस पर कितने डॉक्टर हैं, जब वो हम डाटा निकालते हैं तो इंडिया का वो जो परफॉर्मेंस है ना, वो अभी भी ख़राब है, क्योंकि वो हमारा आज भी 4.2 है। यानी 1 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 4.2 डॉक्टर्स इंडिया के पास हैं। बट जब हम इस डाटा को कंपेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ, जैसे कि चाइना है, तो चाइना में ये डाटा हमें देखने को मिलता है 6.9, और जब हम इजराइल को देखते हैं तो इजराइल के हमें ये डाटा देखने को मिलता है 6.2। और जब हम बात करते हैं कि सबसे डाटा हमें कहाँ देखने को मिला, तो अमेरिका में ये डाटा हमें देखने को मिलता है 8.5 यानी कि 8.5, यानी ऑलमोस्ट हमसे डबल लोग अमेरिका में जो है 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर आते हैं। और जब यूके का हम ये डाटा निकालते हैं यूनाइटेड किंगडम का, तो वो है 13.1, जो कि 2021 का डाटा है। ये हमारा भी 2021 का डाटा है, तो कंपैरिजन इज ओके। नाउ अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हमें चाहिए। 2 चीज़ों से हम मेडिकल के ग्रेजुएट्स जो हैं उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, यानी 2 चीज़ों से हम इस डिमांड और सप्लाई की जो कमी है उसको शायद पूरा कर सकते हैं। पहला है कि हम जो डिमांड है, यानी कि जो मेडिकल स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनको बढ़ाएं। पहला तो है कॉलेजेस को बढ़ाना, दूसरा है कि हम सीट्स को बढ़ा दें। अभी इंडिया में देखने को मिला है कि कॉलेजेस की संख्या तो है वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है, बट जो सीट्स की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि कॉलेजेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ पर रहने के लिए बच्चों को चाहिए, वो अभी भी बहुत कम है। और इसी की वजह से जो एवरेज सीट निकलती है अंडर ग्रेजुएट की पर कॉलेज, यानी एक कॉलेज में कितने यूजी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, वो इंडिया के अंदर 153 है, यानी कि 153 बच्चे ही एक बार एक कॉलेज के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इसको यूरोपियन देशों से कंपेयर करते हैं तो उनका जो डाटा निकल के आता है वो आता है 220, और जब हम इसे अपने पड़ोसी चाइना के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका डाटा निकल के आता है 930। जी, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है इंडिया में और चाइना के इस डाटा में। तो यही हमें देखना। अब चाइना को तो हम ये भी नहीं बोल सकते ना कि चाइना के अंदर पॉपुलेशन की कमी है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आज तक भी इंडिया पॉपुलेशन में चाइना से आगे नहीं निकल पाया है। तो ये देखना पड़ेगा हमें कि इसका कारण, बहुत सारे कारण है। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उसमें भी सीट्स जो हैं वो 200 तक ही पहुँच पाती है, यानी 150 से 200 ही पहुँच पाएंगे। इंडिया जो है, हमें पता है कि कितनी ज़्यादा सब्सिडीज़ देता है मेडिकल की पढ़ाई के अंदर। इंडिया बहुत सब्सिडी देता है मेडिकल की पढ़ाई के अंदर, और इसी वजह से जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें भी बच्चे बहुत कम जाते हैं, क्योंकि कहाँ प्राइवेट कॉलेजेस 1 करोड़ तक रुपए लेते हैं और कहाँ इंडिया सब्सिडीज़ में 5 से 10 हज़ार रुपये के अंदर पूरा का पूरा MBBS यानी पूरा का पूरा अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है वो करवा देता है। तो अब हम इस पर बात करें कि इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, इंडिया को क्या करना चाहिए। तो इंडिया का बोलना है, देखिए इंडिया का जो फ्रेमवर्क बनाया हुआ है ना, इंडिया बोलता है कि देखिए हमने जो अपना फ्रेमवर्क बनाया ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है। जो मेरा सब्जेक्ट है पूरा, जो मैं पढ़ने वाला हूँ पूरा के पूरे साल, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, यानी कि आप उसमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हैं। और जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम बनाते हैं तो हम ज़्यादा बड़ा बैच जो है वो नहीं रख सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ 110 से 15 से 12 या 10-15-12 बच्चों का ही ग्रुप हमें क्लास में चाहिए होगा। और इसी कारण यही एक कारण है कि हम ज़्यादा सीट्स को नहीं बढ़ा सकते हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो जब कॉलेज के अंदर बात बढ़ती है कि आप इतने स्मॉल ग्रुप्स में बनाए ताकि जो क्वालिटी है, जो प्रैक्टिकल कराना, मान लीजिए अब कोई डॉक्टर है और वो कुछ सीख रहा है, राइट। जब वो सीख रहा है तो वहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे बेड के ऊपर एक पेशेंट्स, या हम मानते हैं कि कोई बॉडी लेटी हुई है, मेरी ड्राइंग को थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा इस पे, और यहाँ पे कोई लेटा, अगर यहाँ पे हमें डॉक्टर्स को खड़ा करना है या अंडर ग्रेजुएट्स को खड़ा करना है तो वो 10 से 15 लोग ही इस बेड को खड़ा होकर ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर्स या अंडर ग्रेजुएट्स खड़े हैं और यहाँ पे इनके प्रोफेसर हैं,
जो इनको बता रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ज़्यादा नंबर किया जाएगा तो अब जो पीछे वाले बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, और यही एक कारण है कि हमें जो सीट्स है उनको कम रखना पड़ता है ताकि क्वालिटी के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ताकि क्वालिटी जो है वो ख़राब ना हो इंडिया के अंदर। लेकिन जब ऑथर है ये बताते हैं कि देखिए अभी भी इसका सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है, और उसका कारण ये है क्योंकि हमारा जो करिकुलम है वो बेस्ड है जैसा सेम अमेरिका में इस्तेमाल होता है, जैसा सेम यूएस में इस्तेमाल होता है। तो जब हम यूएस वाले इस चीज़ को, रिसोर्सेज को मेंटेन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते इंडियंस। तो यूएस में क्या किया गया है कि यूएसए के अंदर जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उनका, उन्होंने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी और को फाइनेंस को इन सबको मिला दिया है, और उनकी नंबर्स हमने देखा कि हमारे एवरेज से बहुत ज़्यादा निकल के आता है। ठीक है, उन्होंने जो उनके डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, प्लस जो और उनका स्टाफ है, उनकी क्लासेस को एक साथ करवा दिया है। मतलब कुछ क्लासेस जिनका करिकुलम सेम है ताकि उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग सीट्स पे ना पढ़ाया जाए। इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है। दूसरी बात, मेडिकल के जो प्रोफेशनल हैं, क्योंकि मेडिकल में डॉक्टर्स ही कम है तो एजुकेटर्स भी कम होंगे, सिंपल सी बात है। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बात आती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो है वो रेमन्स्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा देते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से, इसीलिए ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो पढ़ाने के लिए भी जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास इसीलिए हमेशा इन टीचर्स की भी कमी होती है कि अगर हम सीट्स को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो टीचर्स को हम कहाँ से लेके आएंगे। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, और इसका गोल यही है कि हम इस तरीके से इंस्टीट्यूशन को फ्रेम करें या पॉलिसी को और अच्छा कराएं और जो सीट्स हैं उनको बढ़ाएं, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो है इंडिया की पॉपुलेशन को। आने वाले समय में इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। ए पाथ इन द क्राइसिस ऑन Middle East, Delhi must stay with abiding principle, remain clear eye on interest, find points of convergence। तो ये पहले से हमें पता है कि कैसे इंडिया का जो रिश्ता है पॉलिटिकली वो पैलेस्टीन से, हम 4-5 दिन से इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कैसे जो रिश्ता है इंडिया का इजराइल के साथ, पैलेस्टाइन के साथ, वो कैसे अब चेंज हो रहा है, कैसे हमने इजराइल की साइड ली और पैलेस्टाइन की साइड नहीं ली है इस बार। और इसी बात के ऊपर जो ऑथर है वो इस आर्टिकल में बताते हैं कि दिल्ली जो है, दिल्ली को हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली और जो अभी इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, दिल्ली ने अपनी जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट, उसने अपनी साइड बदल ली है। मतलब कि कहीं ना कहीं वो होम की पॉलिटिकल, डोमेस्टिक जो हमारी पॉलिटिकल है उससे मिल गया है। कांग्रेस है वो वहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपने पैलेस्टाइन के मुद्दे को छोड़ दिया है। बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने पैलेस्टाइन के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध थे लेकिन इतने सालों तक चलने वाले संबंधों को आपने ख़राब कर दिया है। अदर हैंड जो कांग्रेस है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लोग कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से ताकि उनको जो मुस्लिम वोट है इंडिया के अंदर वो मिल सके। खैर ये हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए रेलेवेंट है वो ये है कि दिल्ली को अब क्या करना चाहिए। दिल्ली है जो है, दिल्ली को अभी और ज़्यादा फर्म स्टेटमेंट देनी चाहिए। हम सिर्फ बोला है कि ठीक है हम इजराइल के साथ है, या फिर हमने बोल दिया है कि पैलेस्टाइन का जो हमला हो रहा है वो गलत हो रहा है। तीसरी चीज़, इंडिया जो हमेशा से जिस चीज़ पे अड़िग रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जो रेगुलेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, कि वॉर के अंदर ऐसे कुछ दुर्घटनाएं हो जाए तो ह्यूमन जो होता है, इंसान जो होता है, उसके राइट्स जो है वो फिर भी इन्फ्रिंज नहीं हो सकते, वो फिर भी ख़त्म नहीं किए जा सकते। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि इंडिया के अंदर जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंडिया के अंदर वो खुद जो है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पता है भी आपको, फंडामेंटल राइट्स यहाँ से निकले, और ह्यूमन राइट्स जो है वो नेचुरल राइट्स से निकला है। और नेचुरल राइट्स के फादर कौन है जी? लोक। तो नेचुरल राइट्स के फादर जो वो लोग हैं, और ह्यूमन राइट्स के जो फादर्स हैं, जो इन्होंने ये आइडिया दिया था कि कैसे स्टेट के पास राइट्स होने चाहिए और स्टेट को राइट्स देने चाहिए, वो जेरेमी बेंथन जैसे कुछ लोग हुए हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से, और ये कह रहे हैं कि दिल्ली जो है ना, दिल्ली को सिवाय सिर्फ स्टेटमेंट देने के आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ के दिल्ली को और ज़्यादा, जैसे यूएस से बीच में आया हुआ है, जैसे ईरान जैसे और कंट्रीज़ है वो जो इस मुद्दे को सुलझाने में लगी हुई है, अगर दिल्ली को अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग चाहिए है मिडल ईस्ट के अंदर, तो दिल्ली को भी और ज़्यादा उनके साथ जाना चाहिए। दिल्ली को कोशिश करनी चाहिए कि इजराइल के जो बंदी वहाँ पे बने हुए हैं, हॉस्टेज जो बने हुए हैं, उनको छुड़वाने के लिए नेगोशिएशन दिल्ली अपने तरफ से कुछ कर पाए। ये ऑथर का व्यू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
Glacier lakes floods, like in Sikkim, could increase due to global warming. These lakes must monitor risk management system developed. तो ये यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ग्लेशियर लेक, हमने कल ही परसों ही देखा था कि कैसे जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो कितनी बुरी हालत है उनकी अभी, राइट, कि कैसे हमारे सिक्किम के अंदर इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है क्योंकि ग्लेशियर लेक जो थी वो लोनक लेक के अंदर वो फट गई थी। क्योंकि जो ग्लेशियर लेक है वो फट गई थी सिक्किम के अंदर, और इसी वजह से अभी यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि कैसे हम जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको डेवलप किया जा सकता है और कैसे हम इस चीज़ में अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑथर का नाम है शरद जैन, और ये लिखते हैं कि कैसे 35 लोगों की ज़िंदगी जो है वो चली गई क्योंकि लोहनक लेक जो है वो उसका आउटब्रस्ट हो गया था, और उसके आउटब्रस्ट की वजह से लगभग 1320 घर ऐसे थे जिनकी जो सेवरली डैमेज हो गए। जहाँ से भी वो गई है लेक का पानी जहाँ भी गया है वहीं से वो चीज़ डैमेज होकर निकली है। 14 ब्रिज जो थे वो 14 ब्रिजेस के साथ ऐसा हुआ है कि वो लोग बिल्कुल टूट गए हैं। हमें पता है कि तीस्ता 3 जो डैम था वो बिल्कुल टूट गया। वहाँ पे लोग जो थे NHPC का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था कि हम पानी के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल ख़राब हो गया, डैमेज हो गया है। अगर हम देखें कि कोई भी लेक जब फटती है या कोई भी लेक का जब आउटब्रस्ट होता है तो उसके कारण क्या होते हैं, वैसे आप कल के न्यूज़पेपर को मेरे को देख सकते हैं, उसमें मैंने 3D के साथ बहुत अच्छे से रीजंस के साथ सब कुछ बताया कि कैसे जो ग्लेशियर लेक जो आउटब्रस्ट होता है फिनोमिना ये है क्या, ये कंसेप्ट क्या है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहले तो अभी तो हमें सिक्किम वाले कोर्स के बारे में अभी तक हमें प्रॉपरली पता नहीं है कि वहाँ पे जो फ्लड आई है उसका कारण क्या था। ठीक है, कारण तो पता है लेकिन वो आउटब्रस्ट क्यों हुई लेक से, तो उसका कारण हमें नहीं पता है। बट जो 2-3 रीजंस होते हैं कि क्यों कोई भी लेक ऐसे आउटब्रस्ट होती है, उसका कारण होता है या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर वहाँ के ऊपर जो है कोई लैंडस्लाइड हो जाए, या कोई अवलेंची हो जाए, या फिर अर्थक्वेक आ जाए। ठीक है, अगर ये सब जो मिले जुले कारण है, अगर इनमें से कुछ भी हो जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो लेक है वो आउटब्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब 2021 में ना एक स्टडी की गई थी रिसर्चर्स के द्वारा। IIT रुड़की के कुछ लोग थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से कुछ लोग थे, यूनिवर्सिटी ऑफ डाइटन जो कि USA में है वहाँ के लोग थे, रिसर्चर्स थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच, जिनीविया, स्विट्जरलैंड, ये सब लोग थे। और उन्होंने 2021 के अंदर ही ये बता दिया था कि जो लोहनक लेक है सिक्किम के अंदर जो कि नॉर्थ में पड़ती है उसके अंदर ग्लोफ हो सकता है। यानी कि ये जो इंसिडेंट है ये 2 साल पहले ही बता दिया गया था कि उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हो जाए। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये बताया है तो ऐसा हुआ क्यों ऐसा होता है। जो ग्लेशियर लेक जो भी किसी ग्लेशियर के पास बनती है, जब पानी पिघलता है तो उसका जो पानी है वो उसके सामने बनना शुरू हो जाता है, राइट। तो जो लूज डिपॉजिट होते हैं ग्लेशियर के अंदर, मोरैन रॉक्स वगैरह, वो सब के सब इसी पानी में मिले होते हैं, और इसीलिए जब ये लेक कुछ नहीं अपने आप काबू नहीं कर पाती है तो बाहर निकल जाते हैं और उसके सामने जो भी आता है एरिया उसको ख़त्म कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। बिल्कुल इसरो ने जो है मार्च के अंदर पहले ही नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हमारा इसरो का, जो कि है NSCRC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरोज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो उसने ये रिलीज़ किया था कि कैसे जो ग्लेशियर लेक है एटलस के ऊपर हिमालय रिवन बेक्स के अंदर, वो भी उसके अंदर भी ये हो सकता है। ठीक है, और जो NRSC है उसकी एक सैटेलाइट है जिसको बोला जाता है रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट। ड्यूरिंग 2016 से 17 में उन्होंने भी एक एटलस बनाया है पूरा इंडिया का, और उसमें बताया गया है कि इंडिया के अंदर 28,000 ग्लेशियर लेक्स ऐसी हैं जो 0.25 हेक्टेयर के अंदर है, और जिनमें से पानी बाहर निकल सकता है और नुकसान हो सकता है ह्यूमंस को। अगर ये वाइडली देखा जाए कि ठीक है ऐसा हो गया है, लेकिन अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारी लेक्स हमने देख लिया, तो सॉल्यूशंस देने से पहले कुछ और डाटा हमें मिलता है जो कि है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर या सिक्किम के अंदर बेसिकली 300 ग्लेशियर लेक्स हैं, और उनमें से 10 जो लेक हैं वो वनरेबल है कि उनका जो फ्लड है वो फ्लड लेके आ सकती हैं। फिर जो NRSC है उसने बताया कि 733 ग्लेशियर लेक्स हैं सिक्किम के अंदर, जिनमें से
13 जो लेक्स हैं वो बाहर निकाल सकती हैं अपने पानी को अभी आने वाले 1 साल के अंदर। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, GSI, आप लोग जानते होंगे, उसने बताया कि 486 ग्लेशियर लेक्स हैं उत्तराखंड के अंदर, जो उसमें से 13 अभी भी इसी टाइम पे उसमें किसी भी टाइम फ्लड हो सकता है। 2021 के अंदर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सूरजमल, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हाईएस्ट नंबर रखता है अपने पास वनरेबल ग्लेशियर लेक्स का। तो जम्मू कश्मीर जो है वो पहले नंबर पे आता है JK, और अब तो कश्मीर मतलब जम्मू, और ठीक है, उसके बाद नंबर पे आता है AP, और ये आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश है। एंड थर्ड नंबर पे आता है सिक्किम। तो सबसे ज़्यादा फ्लड्स जो होंगी वो होंगी जम्मू कश्मीर में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर सिक्किम में। तो ऐसा कुछ डाटा दिया गया है 2021 के अकॉर्डिंग। देखिए ये जो सिक्किम वाला डाटा भी था ये भी 2021 में ही आया था, राइट, लेकिन हुआ है आज। अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर अभी तक कितनी ऐसे फ्लड्स आ चुकी हैं जो बहुत डिस्ट्रक्शन वाली रही हैं, जिसने बहुत नुकसान किया है, तो हमें देखने को मिलता है कि पिछले 10 साल के अंदर, सिर्फ पिछले 10 साल के अंदर इंडिया के अंदर अभी तक 3 ऐसी हम फ्लड्स को देख पा रहे हैं जो बहुत विनाशकारी थी। तो वो पहली थी जो केदारनाथ फ्लड आई थी 2013 के अंदर, दूसरी थी चमोली में जो कि 2021 को आई थी, और तीसरी है अब सिक्किम में जो कि 2023 को हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें सॉल्यूशंस की, तो पहला सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहला सॉल्यूशन यही है कि जो मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स ऐसे जो होते हैं उसको वनरेबल ग्लेशियर लेक्स के बाद उनको बहुत अर्जेंट हमें देखना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत डाटा आ चुका है और डाटा को इग्नोर करने की वजह से हमें रेपरकशंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अभी सिक्किम में हमें रेपरकशंस देखने को मिले हैं, और आगे भी हमारे पास ऐसा डाटा है उत्तराखंड के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे अगर हम लोग चाहें और सस्टेनेबली अगर उसका इस्तेमाल करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें, तो शायद हम आने वाली ट्रेजेडीज़ को होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो रियल डाटा, इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? रियल टाइम हमें फोरकास्ट करनी होगी बिहेवियर की, कि ग्लेशियर लेक में अभी चल क्या रहा है, और अलर्ट करना पड़ेगा लोगों को, ताकि किसी की ज़िंदगी जो है वो खतरे में ना आए और जो लोग हैं वो वहाँ से जा सके या कहीं पे मूव कर सके। एक नेशन वाइड हम लोगों को प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो 2 सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि पहले मॉनिटरिंग करो, अर्जेंट ध्यान रखो। तीसरा, अगर आपको मेंस का आंसर लिखना है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तीसरा हमें रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए ग्लेशियर लेक्स को सैटेलाइट्स के द्वारा। ठीक है, सैटेलाइट्स हमने अभी भी देखा कि जो इसरो की जो सैटेलाइट है जिसका नाम है रिसोर्ससेट 2 सैटेलाइट्स, तो ऐसे सैटेलाइट्स के अकॉर्डिंग रेगुलरली मतलब डेली उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, या जैसा भी हमें ठीक लगता है टाइम के अकॉर्डिंग। और फिर जो भी हमें ड्रोन्स वगैरह हैं, सैटेलाइट्स वगैरह, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और डाटा होता है, उसका हमें मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल करने के बाद फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत सारे जो 15 जो पीपल हैं उनकी डेथ हुई है, या उनसे जो जितने आज भी 250, आज का भी अगर मैं न्यूज़पेपर में से आपको बताऊं तो आज भी सिक्किम के अंदर जो आर्मी फोर्स ने 250 लोगों को फ्लड से रेस्क्यू किया है, बाहर निकाला है। तो ये जो स्थितियां हैं ये होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ अगर हम देखते हैं तो जो ग्लोफ फ्लड्स होती हैं, यानी ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं फ्लड से। अगर हम इस ग्लोफ को देखते हैं और जो नॉर्मल फ्लड्स आती हैं रिवर्स की वजह से, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो हमें अगर ठीक करना है इनको, या इनका जो मिटिगेशन करना है वो भी हमें दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो ये जो ग्लोफ है ये बहुत ज़्यादा जो थ्रेट है इंसान के लिए, तो उसकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए हमें माउंटेनस जो एरिया है उसको जितना हो सके दोबारा रिवाइज्ड करना पड़ेगा अर्लियर से, और एक मैप पूरा का पूरा इंडिया का हमें बनाना पड़ेगा कि कौन से एरिया में कहाँ पे प्रॉब्लम है और कौन सा एरिया ज़्यादा वनरेबल और प्रॉब्लमेटिक एरिया दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। जब माउंटेन्स के अंदर हम जब डैम्स बनाते हैं या ब्रिजेस बनाते हैं या हाईवेज बनाते हैं, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ बिल्कुल स्ट्रिंजेंट क्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अभी हम ऐसे ही परमिशन दी जाती है, बहुत सारे हमें देखने को मिलता है कि माउंटेन्स के ऊपर छोटी छोटी जगहों पे दुकानें बनी हुई हैं, ढाबे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे होटल्स बने हुए हैं। उससे क्या होता है, उससे फिर हम देखते हैं कि माउंटेन्स जितना वजन नहीं उठा सकते उससे ज़्यादा उनके ऊपर बाउंड्रीज पे से वेट रख दिया जाता है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है लैंड स्लाइड्स। ठीक है, लैंड जो है वो नीचे धंस जाता है या गिर जाता है। तो ऐसी घटनाओं से हमें बचने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत कड़े, स्ट्रिंजेंट होता है बहुत कड़ी, तो बहुत कड़ी जो है वो हमें कठिन जो होती है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उन
क्वालिटी और जो मेजर्स हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर का हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो सकता है कि साइंटिफिक स्टडीज़ होनी चाहिए ग्लेशियर्स के ऊपर कंट्री के अंदर, ताकि उसके स्केल को बढ़ाया जा सके। फंड्स की बहुत कमी होती है, जब भी आप किसी रिसर्च करना चाहते हो तो ऐसी स्थितिज में ना फंड आपको बहुत कम मिलता है, तो इसीलिए फंड्स का जो है उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए ताकि साइंटिफिक स्टडी हो सके, ताकि क्लाइमेट का जो प्रोजेक्शन है हिमालयस रीजन के अंदर, क्योंकि ये सबसे वनरेबल रीजन है, तो इसके अंदर हमें जो है वो बढ़ाना चाहिए। स्टडीज़ को हमें महत्व देनी चाहिए कि आप चलिए हमें ग्लेशियर के जो डिफरेंट बिहेवियर है उसके ऊपर स्टडीज़ करानी चाहिए कि कहाँ से वो किस तरफ जा रहा है और क्या हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग हमें पता है सबसे बड़ा अभी इस समय पे कारण बन चुका है, जो ये हमें घटनाएं देखने को मिलती है। लास्ट हम क्या कर सकते हैं, लास्ट बट नोस्ट, कि हिमालय का जो रीजन है ना, हिमालय की जो जगह है वहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट करवाना चाहिए। आप लोगों ने एनवायरनमेंट में सुना होगा, राइट, EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ऐसे ही हमें हिमालय के ऊपर जो वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट करवाना चाहिए। और ये करवाने के बाद क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्टेड टेम्परेचर बढ़ेगा, चेंज आएगा परसेप्शन पैटर्न में, यानी कि बारिश में चेंज आएगा या टेम्परेचर बढ़ेगा या लैंड जो है उसका कुछ चेंज होगा, तो ये सब कुछ की इन्फॉर्मेशन असेसमेंट के अंदर होनी चाहिए ताकि रिस्क को है जो उसके घटाने की स्ट्रेटजीज जो है हम लोग बना सकें। आगे बढ़ते हैं, कीप वाटर एट द सेंटर। तो ये जो आर्टिकल है ये हमें मिलता है कि कैसे इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, कि हम लोग सेंटर के अंदर या जो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर चेंज ला सके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया राइट नाउ कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया का, उसमें कमियां हमें देखने को मिलती हैं और उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ये लिखा है अशोक गुलाटी जी ने, और ये बताते हैं कि पहले जो इंडिया था ना उसने बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ डेवलपमेंट कर लिया है। अगर हम फूड की बात करते हैं तो क्योंकि आज जो अक्टूबर 16 होता है वो एज अ वर्ल्ड फूड डे के नाम पे मनाया जाता है। ये इसके फाउंडिंग जो थी वो यूनाइटेड नेशंस जिस दिन बना था, यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी बनने की खुशी में 16 अक्टूबर को एज अ वर्ल्ड डे बनाया जाता है। और इसका मेन पर्पज़ है कि पूरे के पूरे दुनिया के अंदर ये फूड को, न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी जो है उसको सिक्योर कर सके। आफ्टर वर्ल्ड वार 2 इसका मेन एम यही बन गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखमरी उस समय पर देखने को मिल रही थी। आगे देखते हैं, तो इस साल की जो थीम है वर्ल्ड फूड डे की वो है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, यानी वाटर ही जीवन है और वाटर यानी पानी ही खाना है। तो इससे इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत एक जर्नी, उसने बड़ी जर्नी को कवर किया है। क्योंकि इंडिया के अंदर जब हम 1960 की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर केवल और केवल लगभग सिर्फ बाहर से इंपोर्ट होके ज़्यादातर खाना आता था। 50 से 70% जो फूड था वो बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन जब हम 2021 और 2023 तक के डाटा को निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। कहाँ हम बाहर से खाना अपना मंगवाते थे और कहाँ बाहर के जो विदेशों के खाने पे हम लोग ज़िंदा रह रहे थे, लेकिन इस समय इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, खुद पहले अपने लोगों को खिलाया है। PM गरीब कल्याण योजना जो हो उसके अंतर्गत इंडिया ने 800 मिलियन लोगों को खाना दिया है इंडिया के अंदर, जो कि गरीब लोग हैं, फ्री में, सब्सिडाइज पे। और उसके बाद में इंडिया ने 85 मिलियन है जो खाना है, यानी कि जो सीरियल है, यानी वीट है या फिर उसके अंदर दालें हैं, इन सब चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट किया है। तो इंडिया की जर्नी जो है वो एक लॉन्ग स्टैंड जर्नी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया को अभी बहुत आगे काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए इंडिया में क्या करना चाहिए कि वाटर जो है उसका इस्तेमाल इंडिया को ढंग से करना चाहिए। वाटर जो है वो एक इंडिया के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इवन इंडिया की स्ट्रेटजी है वो 2 तरीके से इंडिया को स्ट्रेटजी अपने एग्रीकल्चर में बनानी चाहिए। पहली तो ये कि मॉनसून सीजन जब आता है तो इंडिया पहले ही रिजर्वोयर के अंदर जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी इकट्ठा करे, और पानी इकट्ठा करने के बाद उसी पानी से एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करे। क्योंकि इंडिया वैसे तो पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो लगभग 16 to 18% अभी हमारी पॉपुलेशन है। लेकिन जब हम बात करते हैं पानी की तो इंडिया के पास केवल 4% ऑफ वाटर ऑफ द वर्ल्ड का है, तो फ्रेश वाटर हमारे पास सिर्फ 4% है, ठीक है। तो जब हम ये करते हैं तो इन समस्याओं से हमें जूझने से, यानी जो आने वाली समस्याएं हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो आगे आने वाली समस्याएं हैं उनसे जूझने के लिए हमें बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है। और सबसे पहला यही है कि हम पहले पानी को, ग्राउंड वाटर को मानसून के सीज़न में उसको दोबारा भरें, डैम्स को चेक करें।
दूसरा, हमें जब डिमांड साइड होती है, यानी कि जो डिमांड हमसे मांग रही है पानी के लिए, तो हम इसको भी इंश्योर करें कि वो लोग जो पानी हम दे रहे हैं उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से करें, ठीक जगहों पे करें। ठीक है, इंडिया का जो खेती में जो पानी लगता है वो ऑलमोस्ट 75% लगता है, यानी हमारे पास 4% ऑफ ग्लोबल वाटर है, और उसमें से भी जो 75% ऑफ वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, सिंचाई के अंदर ख़त्म कर देता है। ठीक है, और इसी के लिए इंडिया जो है सब्सिडीज़ देता है बहुत सारी फूड और फर्टिलाइजर्स को। ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ की इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है फूड के लिए एग्रीकल्चर्स को, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स को। अब इंडिया का अगर हम कुछ डाटा निकालते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि पंजाब जो है, पंजाब इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है, जिसके अंदर राइस की प्रोडक्शन जो है वो हाईएस्ट है, यानी पंजाब हाईएस्ट पहले नंबर पे आता है राइस उगाने में। लेकिन जब वहाँ के पानी को नापा गया और वहाँ के पानी को देखा गया तो हमें देखने को मिलता है कि पंजाब की जो भूमि है वो एक्चुअली में इस तरीके की है ही नहीं, क्योंकि लोवेस्ट उसमें आता है पानी के हिसाब से। अब उधर जो है कि वो कह रहे हैं कि हमें अपना ध्यान बदलना चाहिए। हम आज बदलते हैं कि लैंड मान लीजिए 1 हेक्टेयर है और इसमें कितनी फसल हुई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग, फसल के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि 1 लाख हेक्टेयर में प्रोडक्शन जो है, यानी कि उत्पादन जो है वो इतना ज़्यादा निकल के आया है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, उल्टा करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि लैंड की इंपॉर्टेंस घटाकर हम पानी की इंपॉर्टेंस बढ़ाएं, और हम बोले कि 1 लीटर पानी में कितनी फसल जो है वो निकल के आई है। इसी तरीके से शायद आने वाले जो समय में है हम अपनी फसल को, अपने जो इंसान हैं, हमारे भारतवासी जो लोग हैं, उनके पेट को भर सकेंगे। ठीक है, और क्लाइमेट जैसे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है वो बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के लिए, फार्मर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या है। और अगर उन लोगों को अपनी खेती में प्रॉफिट भी चाहिए और उनको उत्पादन भी चाहिए, क्योंकि इंडिया अब एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको बाहर और ज़्यादा भेजना, तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ हम पंजाब की बात कर रहे थे कि वो राइस सबसे ज़्यादा उगा रहा है लैंड के हिसाब से, लेकिन जब हम पानी के हिसाब से देखते हैं तो पंजाब जो है राइस सबसे कम उगा रहा है, क्योंकि पानी के हिसाब से जब उसको कंपेयर करते हैं तो, यानी कि पंजाब को ज़्यादा पानी चाहिए। जहाँ कोई और स्टेट, बिहार या और स्टेट है, वो 1 लीटर पानी में मान लीजिए 1 किलो राइस उत्पादन कर रही है, तो वहीं पंजाब को शायद 3 लीटर पानी के अंदर 1 केजी मिलने को मिल रहा है। लेकिन जब हम लैंड की बात करते हैं तो जहाँ पंजाब जो है वो 1 केजी बना पा रहा है मान लीजिए 100 गज के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा बोल दिया ना, 10 गज के अंदर, वहाँ पे जो बिहार जैसी जगह है वो बना पा रही हैं इसको 15। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपैरिजन करने के बाद इसीलिए इंडिया को अभी कुछ जो नए अल्टरनेटिव हैं उनके ऊपर बढ़ जाना चाहिए, फार्मिंग का ध्यान देना चाहिए। जो फार्मर्स है जैसे पंजाब में या फिर और हरियाणा, ऐसे ग्रीन रेवोल्यूशन की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सब्सिडी मिलती है। 30,000 रुपये ऑलमोस्ट हेक्टेयर एनुअली उनको सब्सिडी मिल जाती है, अगर हम एवरेज निकालते हैं तो रफली। तो उसी लिए अगर वो लोग अभी इस खेती को छोड़ देते हैं मान लीजिए, तो क्या सरकार को उनको खेती में जो दूसरी वो करेंगे, मिलेट्स बुलाएंगे। हमें ये भी देखा था कि इंडिया जो है 2023 मिलेट्स ईयर बनाया गया था, क्योंकि वो एक इतना ज़्यादा सुपर फूड इंडिया ने प्रोड्यूस किया, इंडिया ने उसको इम्पोर्टेंस दी है, जवार बाजरा जैसे जो खाने हैं उनको। अभी क्या कर सकते हैं हम, अगर हम चाहें तो इंडिया है जो वो डायरेक्ट सीडेड राइस जो है इस तरीके से बना सकता है कि वो राइस को, जैसे कि ट्रेडिशनली राइस कैसे बनता है, ट्रेडिशनली हम पानी में राइस को डालते हैं और फिर एक एक उसको उगे हुए को, लेकिन अगर हम ऐसे करें कि डायरेक्ट हम जो सीड है उसको धरती के अंदर दबा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन्स, तो शायद इससे प्रोडक्शन जो वो बढ़ेगा और पानी की जो लागत है वो कम होगी। ट्रेडिशनली आप लोग देख सकते हैं कि लोग कैसे राइस को या पैडी को, कैसे वो लोग पानी के अंदर, इतनी ज़्यादा पानी होता है और तब उसको लगाते हैं। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास ये है कि जीरो टिल, ये एक एक्टिविटी है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो पहले की फसलें थी ना, इसको हटाया नहीं गया है। ये आप देखिए, ये रेसिड्यू वहीं पे छोड़ा गया और नई फसलों को उगा दिया गया है। इससे एक तो पानी की कमी, हमें पानी कम देना पड़ता है, प्रोडक्शन वैसे ही हो जाती है, यानी कि बाहर से निकाला और सीड डायरेक्टली डाल दिया गया अंदर। इससे यील्ड भी बढ़ती है। ऐसा हालांकि हो सकता है जुताई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लगता होगा कि इससे यील्ड नहीं बढ़ेगी। यील्ड होता है कि आप एक जगह में कितना ज़्यादा फसल को उगा पा रहे हैं, वो भी इससे आपकी बढ़ेगी। तो एक फार्मिंग ये भी इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा करनी चाहिए।
थर्ड, हमें डायरेक्ट इरिगेशन करने की बजाय ऐसे जो ये जो ड्रिप इरिगेशन है या ये जो फाउंटेन से इरिगेशन कर रही है, ऐसे इरिगेशंस का इंडिया को ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हैं ड्रिप इरिगेशन, यानी ऐसे पाइप्स लगे हुए हैं और ये अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा जितना पानी चाहिए होता है उतना पानी प्लांट्स को दे देते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फाइटिंग्स अरब्स इन नॉर्थ इजराइल हजबोला ट्रेड फायर। तो इरब्स यानी कि जो लेबनान का जो एरिया है इजराइल के ऊपर, आप देख पा रहे हैं कि ऐसे कुछ इस तरीके से मान लीजिए इजराइल का मैप है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है गाजा, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वेस्ट बैंक और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लेबनान, सिर्फ इतने से पोर्शन में, ठीक है, लेबनान। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सिन्हाई, ये जो एरिया है बचा हुआ सऊदी अरेबिया का, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इजिप्ट। तो इस एरिया के अंदर जो लेबनान है, इन लोगों ने जो हजबोला ग्रुप है यानी ईरान इनसे मिला भी था, इसने इजराइल के ऊपर अटैक किया। और कारण ये बताया कि जब इजराइल से हमारे 3 लोग बाहर गए थे, उन 3 लोगों की डेथ हो गई क्योंकि मिलिट्री ने, क्योंकि आर्मी ने उनके साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं किया। अब ये देखने को मिलता है कि क्या लेबनान और जो गाजा है वो हाथ मिलाएंगे एक साथ, और उसके बाद क्या इम्पैक्ट होने को मिलेगा वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ ज्यूज फर्स्ट माइग्रेटेड टू पैलेस्टाइन एंड इजराइल वाज बोर्न। तो ये आर्टिकल में बताता है कि कैसे जो ज्यूज़ थे वो पहले जो है माइग्रेशन करके आते हैं। तो इसमें क्या होता था ना कि ये जो मूवमेंट है ज्यूज़ का, जो वो चाहते थे कि हमें अपना लैंड चाहिए, उसको बोला जाता था जियोनिज़्म, एंटी सेमिटिनिज़्म था, जो कि ज्यूज़ अच्छे नहीं हैं, कि वही जीसस क्राइस्ट की मौत के लिए जिम्मेवार है। तो इसी के बीच में हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो यूरोप है उसके अंदर ज्यूज़ के खिलाफ एक सेंटिमेंट्स फैले हुए थे, और इवन हिटलर भी वैसा ही पार्ट बनाता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं 1880s की या 1894 के टाइम की, तो उस टाइम पे जो पैलेस्टाइन या इजराइल का भी एरिया है वो आता था ओटोमन एम्पायर के अंडर, ठीक है। और जब ओटोमन एम्पायर के अंदर वो एरिया आता था, जो जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, तो ब्रिटिश को चाहिए थी ज्यूज़ लोगों से हेल्प। लेकिन जब तक जूस लोग तो यहाँ पे थे नहीं इजराइल के अंदर, तो जूस बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपना एक अलग नेशन चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये जो एट्रोसिटीज़ हमारे साथ हो रही हैं, एट्रोसिटीज़ का अर्थ होता है कि आपके साथ कुछ गलत होना, आपके ऊपर अत्याचार होना, तो जो एट्रोसिटीज़ हमारे साथ हो रही हैं वो ऐसे ही होती जाएंगी। तो ब्रिटिश इन्हें प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, हम आपको एक अलग नेशन देंगे। पहले माना गया कि जूस के लिए युगांडा जैसी जो कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ में जूस को छोड़ दिया जाता है, उनके लिए उनका नेशन ठीक रहेगा। लेकिन उसके बाद जो बिबिकल जो हिस्ट्री है, जो उसके पास एक खुद बाइबल है हिब्रू में लिखी हुई, तो वो जो है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो इजराइल है, इजराइल जो उनके अब्राहम था, उनके बेटे का नाम था, जो कि दिया था खुद भगवान ने। तो इजराइल जो है वो जो पैलेस्टाइन की स्टेट है हमारी पहली, वो हमारा पहले से ही घर है, हम लोग पहले ही वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे हमें जाना है और वहीं पे हमें स्टेट मिले। तो यही होता भी है। वर्ल्ड वॉर 1 में जूस जो है वो ब्रिटिश का साथ देते हैं और ओटोमन एम्पायर जो है वो भी हार जाता है, और इसी वजह से ओटोमन एम्पायर के बाद से जो इजराइल है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि जो ओटोमन एम्पायर है वो इजराइल पैलेस्टाइन का जो एरिया है वो एक प्रोविंस रह जाता है, और ये आ जाती है ब्रिटेन के अंडर। और जब ये ब्रिटेन के अंदर आती है तो ब्रिटेन क्या करता है, 1914 की ये बात है, और उसके बाद आगे बढ़ के 1947 में इजराइल के पास एक संधि देता है, एक ऑफर देता है कि आप लोग क्या है पैलेस्टाइन, क्योंकि उसी टाइम पे पैलेस्टाइन के अंदर बहुत सारे अरब जो लोग थे वो लोग जाग चुके थे, और जागने का मतलब था कि वो लोग जो जूस लोग नए आ रहे थे वहाँ पे बस रहे थे, उनके ऊपर तभी से अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अब अरब जो लोग थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या कह लीजिए कि गरीब थे, और जो ये जूज़ न्यू लोग वहाँ पे आगे सेटल हो रहे थे वो इकोनॉमिकली थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, और वो लोग इन अरब्स को अपने खेतों में या ऐसी जगहों पे काम देखते थे या काम करवाते थे। कुछ सेंटिमेंट्स अरब्स के इसके हर्ट हुए, क्योंकि जेरूसलम जैसी कुछ उनकी जो प्रोमिनेंट जगहें हैं उनको भी इजरायली बोलने लगे कि नहीं ये हमारा है। कुछ ऐसा ही विवाद देखने को मिलता है, जैसे राम मंदिर के ऊपर हमें देखने को मिलता है, बाबरी मस्जिद के ऊपर हमें देखने को इंडिया में मिलता था। और इसके बाद सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा ही मिलता है जो हम इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं कि ब्रिटेन ने क्या किया कि बोला पैलेस्टाइन को अलग कर दीजिए, और जो 2 नेशन थ्योरी दी गई और इंडिया इजराइल जो है उसको अलग कर दीजिए। तो इस 2 नेशन थ्योरी के अंदर जो इजराइल है उसने अपना मान लिया कि ठीक है हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन अरब और जो पैलेस्टाइन है वो इस 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पर फिर भी रिजल्ट हमें देखने को मिलता है यही निकल के आया, जैसे इंडिया में पाकिस्तान अलग आया और यहाँ पे बीच में इंडिया था और यहाँ पे बांग्लादेश देखने को मिला, इसी तरह कुछ बीच में इजराइल को रखा गया, और इधर हमें देखने को मिला वेस्ट गाजा और इधर हमें देखने को मिला वेस्ट बैंक, यहाँ पे गाजा देखने को मिला। तो कुछ ऐसे ही सिमिलर से रिजल्ट हमें देखने को मिले। मैं कंपेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पाएँ, और उसके बाद से तो जो हो रहा है वो
हो ही रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट दैट जीआई टैग कैन मीन फॉर द कैशू इंडस्ट्री इन गोवा। तो गोवा के अंदर एक जीआई टैग दे दिया गया है कैशू को, और ये जीआई टैग जो है ये दिया गया है जो एक कैशू की वैरायटी है गोवा के अंदर, जिसको कोनकानो भी बोला जाता है या काजू बोला जाता है, तो वहाँ पे तो ये क्या दे सकता है। पहले जो कैशू जो था वहाँ की मार्केट में बहुत ज़्यादा बाहर से मंगवाया हुआ कैशू देखने को हमें मिलता था, और अभी क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं चलने वाला। इसी वजह से मतलब कि अभी जो मार्केट है वहाँ की वो ग्रो होगी, और जो वहाँ का खुद का डोमेस्टिक कैशू है उसकी हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं। वाई ओडिशा न्यू रूरल डेवलपमेंट स्कीम हैज़ ट्रिगर्ड कंट्रोवर्सी। तो ओडिशा के अंदर एक न्यू रूरल डेवलपमेंट स्कीम लेके आए हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, और उस स्कीम का नाम है अम्मा ओडिशा नवीन ओडिशा, मतलब कि हमारा ओडिशा है जो नया ओडिशा होगा। ये पहले भी स्कीम लेके आई गई थी, इससे पहले एक स्कीम लेके आई गई थी जिसका नाम था अम्मा गांव अम्मा विकास, यानी मेरा गांव और उसका विकास। तो इसमें क्या होता है कि जो पंचायत है उसको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है कि आप अपने अपने प्रोजेक्ट करिए। जैसे कि इस स्कीम के अंदर पंचायत को 50-50 लाख रुपये पैसे देने की बात वहाँ पर की गई है कि वहाँ पर जो रिलीजियस है या हेरिटेज साइट है, जो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर पंचायत खुद अपने आप काम कर सके। लेकिन इस पे कंट्रोवर्सी क्यों बन रही है? कंट्रोवर्सी इस पे स्कीम के ऊपर इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ जो वहाँ की और जो जैसे बीजेपी जैसी गवर्नमेंट है, कांग्रेस जैसी है, वो लोग कह रहे हैं कि ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि अभी जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर लोग जो है इनको वोट कर सके। और कांग्रेस का बोलना है कि ये जो मुद्दा था, स्कीम का मुद्दा, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है, और हाई कोर्ट के पास सब जुडिशियल होने के बाद भी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये गलत है। तो ये कंट्रोवर्सी जो है वो एक हमें देखने को मिलती है। Last article of the day, willful defaulter likely to spike even further after rising to रुपये 3.53 लाख करोड़। तो willful defaulters कौन होते हैं? आरबीआई का डाटा निकल के आया है कि अभी अगर हम देखते हैं तो 2023 के अंदर लगभग 50,000 करोड़ रुपए जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, एनपीए हो चुकी है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स जो वापस नहीं आ रहे या परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और willful defaulter होते हैं कि जिनका उन्होंने मान लीजिए लोन ले लिया है, और लोन लेने के बाद जिनका अभी तक इतने उनके पास पैसे हैं या वो सक्षम है उस लोन को वापस देने के लिए, लेकिन स्टिल वो उस लोन को वापस नहीं दे रहे हैं, तो वो विलफुल डिफ़ॉल्टर होता है। तो आरबीआई का बोलना है अगर हम देखें तो राइज हो रहा है विलफुल डिफ़ॉल्टर्स में, और इसीलिए जो आरबीआई है वो अपनी पॉलिसी को थोड़ा और स्ट्रिंजेंट करना चाहती है, ताकि बैंक्स को भी उन्होंने बोला है कि 6 महीने के अंदर अगर कोई आपको एनपीए हो जाता है कोई एसेट, तो आप उसको विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित कर सकते हैं देख के। ऐसा ना हो कि उसका पहले दिवालिया निकल गया, फिर तो वो विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं है, फिर तो वो उसके पास है ही नहीं, तो भरे कहाँ से। लेकिन अगर उसके पास पैसे हैं और वो स्टिल नहीं भर पा रहे हैं, तो आप लोग उसको विलफुल डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में अंडर 6 मंथ डाल दीजिए। अब देखते हैं कि नेशनलाइज जो बैंक्स है उसमें देखने को मिलता है नंबर ऑफ अकाउंट्स लगभग 11,935 है, और अमाउंट जो है जो अभी तक विलफुल हो चुका है यानी कि अभी तक वापस नहीं आया है वो है 1,93,596 करोड़। और ऐसे ही एसबीआई में देखने को मिलता है समथिंग 79,271 करोड़, और पीएनबी में देखने को मिलता है 41,353 करोड़, एंड यूनियन बैंक के अंदर में देखने को मिलता है 35,623 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विलफुल डिफ़ॉल्टर जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं। आज का न्यूज़पेपर हुआ ख़त्म। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हैव ए नाइस डे।